आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 जिसका नेम है कोशिका। सेल। सेल क्या है? हमने बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है कि ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है शरीर की, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। मतलब ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है और वो फंक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। कैसे? आप जानते हो मसल्स में होती है अलग सेल्स, हार्ट में जानते हो हार्ट के पास अलग सेल्स है, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, स्टमक, सबके पास अलग अलग है, अलग अलग सेल है, अलग अलग संरचनाएं हैं। तो इसका मतलब है कि कार्य भी अलग अलग करेंगी ये। आई बात समझ में? जब संरचना ही अलग बनाई है, जब अपनी संरचना ही अलग बनाई है, भाई कोई गोल है सेल, कोई लंबी है, कोई इस तरह से है, ये देखो। मतलब जब इन्होंने संरचना ही अपनी अलग बनाई है, मतलब ये उसी काम के लिए बनी है। ठीक है गाइस? भाई ये मान लो ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है, ये मान लो पानी को पौधे में फैला रही है, चलो ये मान लो कि अपने न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, स्टिमुलस के लिए अपने सारे स्टिमुलस सीएनएस के पास लेके जाएगी। मतलब हर अलग अलग पर्पज़ के लिए बनेंगे। ना ये इसका काम करेगा, ना ये इसका काम करेगा, ना ये इसका काम करेगा, ना ये इसका काम करेगा। नहीं, कोई कंपनसेट नहीं करेगा। सब जगह की सेल्स अलग अलग होती है। दूसरा ये, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनल, मतलब बेसिक, पूरा का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। साइंस का, बायोलॉजी का पूरा बेसिक पढ़ जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट? थोड़ा बहुत और कहा जा रहा है कि जो कोशिका है वो स्वतंत्र अस्तित्व यापन। इस टर्म का मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब कितना इंडिपेंडेंट है, इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। चाहे आप एक कोशिकीय वालों को लो, चाहे बहुकोशिकीय लो, इसके पास सेल है वो इसका काम कर रही है, इसके पास जो सेल है वो अपना काम कर रही है। हमारे पास सेल है वो अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग काम कर रही है। भाई एक कोशिकीय अमीबा जैसी सेल है, मोनेरा के हैं, प्रोटिस्टा के हैं, वो उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है। अस्तित्व में तो है ना। क्या एक कोशिकी के पास अगर एक कोशिका है तो उसको क्या नीचे फील हो रहा है क्या वहाँ पे? ना, उसके लिए वो बहुत है। और अपने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक कोशिका का है, क्योंकि उसकी एक कोशिका ही उसका सारा काम कर ले रही है। उसकी एक कोशिका ही उसका सारा काम कर ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है, कोशिका ही होती है। ये इसी तरह से डिज़ाइन है, ये इसी ही तरह से डिज़ाइन है कि सारा का सारा काम अपने आप होगा। भाई आपको पता है सेल है, भाई पता है कि नहीं पता है? बोले हाँ जी पता है। उसमें न्यूक्लियस होता है। बोले हाँ जी पता है। बोले बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं और सभी कोशिकांग अपने अपने कार्य के लिए निर्धारित है। अगर मान लो मैं केंद्र बनाती हूँ तो केंद्र का अपना काम है क्या? केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्र के अंदर होता है डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाता है आरएनए। भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास रेप्लिकेट करने की पावर होती है, ये रेप्लिकेट करता है। और जब इसको रेप्लिकेट नहीं करना हो तो ये डीएनए से आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से फिर आरएनए के बनने के बाद आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ट्रांसलेशन। काम निर्धारित है, सब निर्धारित है काम। और सेल ऑर्गेनल देखो, जैसे यहाँ पे बना दिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी कार्य निर्धारित है। ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है, अपने शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करवा रहा है। इसके पास भी खुद का डीएनए है। क्लियर गाइस? क्लियर हो रही है बात? मतलब कोशिका क्यों बोला कि जीवन के सभी कार्य करने में, आवश्यक कार्य करने में सक्षम है? सेल के पास इतना इनफ कंटेंट है कि वो अपने आप ही डिवाइड कर सकती है, अपने आप ही रेप्लिकेट कर सकती है। सेल डिवीजन, सेल साइकिल, एटीपी देनी तो एटीपी दे देगी, ठीक। और जैसे मान लो प्रोटीन बनाने हैं तो प्रोटीन बना देगी, सिग्नलिंग चालू करनी है सिग्नलिंग चालू करेगी, ग्रोथ करवानी है ग्रोथ करवा देगी, सब अपने आप ही कर लेगी। और जिस दिन ये कोशिका ग्रोथ करना बंद कर दे, ये काम करना बंद कर दे, समझाओ वो कोशिका डेड है। आई बात समझ में? चलो कुछ साइंटिस्ट का नाम बोलो फटाफट, उसको अभी के भी याद कर लेने का। एंटन वॉन ल्यूमेनहॉक ने क्या किया? सबसे पहली बार कोशिका को देखा, ये याद कर लो। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र को देखा,
इसकी खोज की, याद कर लो। फ्रेडरिक स्टॉक ने वर्णन कर दिया, विस्तृत वर्णन कर दिया इसकी संरचना का, ठीक है, कि कोशिका है, कोशिका की जो झिल्ली है, ये सब अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगी आपको अच्छे से। कब किया ये इन्होंने, कब किया? जब माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हो गई, तब इन्होंने काम किया। कोशिका सिद्धांत, अभी देखो तुरंत प्रभाव से याद करो, अभी के अभी। एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। क्या बोल रही हूँ? एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। ये आए अब मार्केट में, ये जी सब आए अपनी अपनी थ्योरी लेके, ये अपना अपना लेके आए। जो बेचारे बॉटनिस्ट थे, पौधों वाले थे, वनस्पति वाले थे, वो वनस्पति पे रिसर्च करते थे, पादप पे रिसर्च की, पादप की सेल पे की। भाई इन्होंने पादप की सेल पे की भाई सब। और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। ये जंतु कोशिका पे चल रहा है इनका पढ़ाई, ये इनका जंतु कोशिका पे चल रहा है पढ़ाई। भाई ये अपना पेपर उठा के ले आई मार्केट में, ये अपना पेपर उठा के ले आई मार्केट में कि देखो पादप में कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं पादप की ऐसी होती है, भित्ति होती है बाहर, तो देखो देखो बाहर तो भित्ति होती है, हाँ उसके अंदर ठोस होती है भित्ति, उसके अंदर है ना कोशिका झिल्ली होती है। सब पढ़ रहे पेपर? अरे अच्छा, बोला हाँ। बोलो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है? बोला अच्छा हाँ। बोलो खाना स्टोर करने की धानी भी होती है? बोला अच्छा हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है? बोला अच्छा। और ईआर, गोल्जी कॉय, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, और सब होता है इसके अंदर। फिर ये अपना पेपर लेके आ गए, वो जंतु की कोशिका ऐसे अंडाकार होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये द्विपर्तीय होती है, कोशिका झिल्ली द्विपर्तीय होती है। यहाँ पे संलग्न क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था। फिर यहाँ पे गोल्जी कॉर्डी देखा था, वो बोले कि लाइसोसोम देखा था, और लाइसोसोम नहीं राइबोसोम, फिर लाइसोसोम देखा था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखी थी। तो ये लोग बैठ गए अपने पेपर को लेके कि क्या तेरे पास झिल्ली है, पादप की झिल्ली है द्विस्तरीय? बोला हाँ मेरे पास तो है, मेरे पादपों के पास तो है। इनकी कोशिकाओं में है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन की है। तो बोले मेरी भी डबल मेम्ब्रेन की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बाहरी परत और ये अंदर वाली। बोला हाँ ये तो मेरे पास भी है। तेरे पास न्यूक्लियस है क्या? बोला हाँ न्यूक्लियस है, हमारे पास भी न्यूक्लियस है, पादप इंसान वालों में है। तो बैठे बैठे क्या ये लिंक कर रहे थे। बोले मैक्सिमम चीज जो पादप सेल में है वही जंतु सेल में है। मतलब कहीं ना कहीं थ्रू आउट द इवोल्यूशन, स्टार्टिंग में तो एक ही टाइप की सेल बनी थी लिविंग, उसके बाद ही मॉडिफाइड हुआ है कैसे ना कैसे। बोले बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। बोले कि जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, धरती पर पहली लाइफ आई थी, मतलब वो एक ही सेल आई थी एक बार तो? बोला हाँ एक ही आई थी, उसी के ही व्युत्पन्न है, उसी के डेरिवेटिव्स हैं। ये तो भाई साहब रिसर्च भी कर ली है ऑपेर एंड हेल्डे ने, तो इवोल्यूशन पढ़ो जाके। बोला ऐसी बात है क्या? बोला हाँ। तो इन्होंने अपने अपने पेपर पब्लिश कर दिए और देखा कि हाँ इन्होंने पादप कोशिका के बारे में बताया और एक ने जंतु कोशिका के बताया, और एकदम सिमिलर बताया, एकदम की ये सिमिलर है। फिर एक जो साइंटिस्ट थे वो मार्केट में आए, वो मार्केट में आए, इन्होंने ये बताया कि कोशिकाएं, मानते हैं कि कोशिकाएं कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का व्युत्पन्न हुआ है। मतलब पहले एक कोशिका थी और वो डिवाइड हुई, मतलब वो डिवाइड हुई और उसने नई कोशिका बना ली। येलो साहब हैप्पी, वेरी हैप्पी। मतलब पूर्ववर्ती कोशिका ने नई कोशिका बना ली। इस तरह से डिवाइड करती हैं ये लोग। उस वक्त कोशिका विभाजन इतना इलेबोरेट मैनर में नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि ये पूर्व वाली बनाती है नहीं। नेक्स्ट, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। बिल्कुल बेटा,
कोशिका 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 मिलकर क्या बनाएगी, मसल की सेल बना लेगी, मसल के सेल बनाने के बाद मसल के टिश्यूज़ बना लेगी, टिश्यूज़ बनाने के बाद उसका ऑर्गन बना लेगी पूरा। भाई कोशिका कोशिका मिलके एकदम कार्डियक की सेल बना लेगी, फिर वो कार्डियक टिश्यूज़ बना लेंगे, फिर वो कार्डियक मतलब पूरा का पूरा हार्ट बना लेंगे। मतलब इनफ है, उनके पास जो प्रोडक्ट है वो इनफ है। अपना काम खुद करते हैं, वो अपनी एटीपी भी खुद ही बनाते हैं, अपना खाना भी खुद ही बनाते हैं, अपना स्टोरेज भी खुद ही करते हैं। क्या बात समझ रहे हो, बना भी रहे हैं खुद ही और ग्रो भी खुद ही कर रहे हैं। सेल के पास इतना इनफ कंटेंट है। अरे प्लांट छोड़ो, अपने के पास भी सेल्फ अपने इनफ कंटेंट है। अपना डीएनए अपने से पूछ के थोड़ा रेप्लिकेट कर रहे हैं। जब डिवाइड का टाइम आएगा, शरीर के वृद्धि का टाइम आएगा, तो अपने आप ही डिवाइड कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा। इसमें बता रखा है कोशिका का समग्र अवलोकन। इसमें क्या दे रखा है कि कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, तो देख लेते हैं। देखो मैं लास्ट में बता रही हूँ कि कोशिका में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो, जिससे बोलते जा रही हूँ ना वैसे भी सुनते जाओ। ये द्विस्तरीय परत बनाऊंगी पहले तुम्हें, द्विस्तरीय परत। इसका क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली है। क्या ये द्विस्तरीय है? हाँ जी द्विस्तरीय है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे अंतरकोशिकीय अवकाश है। फॉस्फोलिपिड की बात ले रहे हैं। देखो मैं डिटेल में बता रही हूँ आपको, आगे आएगा। मतलब देखो इस तरह से अरेंजमेंट है, इस तरह से अरेंजमेंट है। नेक्स्ट बोला सेंटर में न्यूक्लियस है। मैं बता रही हूँ कि कोशिका में क्या क्या पाया गया है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। फिर गाइस क्या है, इससे ही अटैच क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि केंद्रक है, ठीक है भाई, सेंटर से थोड़ा इधर भी हो सकता है, क्या बोला रहा है, हो सकता है भाई इधर हो सकता है, बोला हाँ हाँ हो सकता है। ऐसे भाई बना दिया डायग्राम में सुंदर लगने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सेंटर एकदम बीचों बीच बिंदु करके बनाओगे इसको, नहीं। अभी देखो केंद्रक से कौन अटैच है, न्यूक्लियस से कौन अटैच है, ईआर। भाई ईआर इससे अटैच क्यों है, क्योंकि यहाँ से जितने भी सिग्नल जाएंगे वो इसी के अंदर जाएंगे। इसी से संलग्न देखा होगा आपने मैक्सिमम डायग्राम में, गोल्जी बॉडी है, ये उनकी वेसिकल्स है। 3 तरह की होती है ना गोल्जी बॉडी। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। यहाँ से सिग्नल अब किस में जाएंगे, इसमें, और यहाँ से सिग्नल लाइसोसोम में जाते हैं। आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, क्यों, क्योंकि इसमें बनते हैं एंजाइम, और यहाँ से सिग्नल जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट और क्या ऑर्गेनल है भाई साहब, आपने माइटोकॉन्ड्रिया को तो बनाया ही नहीं। ये लो साहब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो जी, माइटो भैया। उसके बाद अगर अगर मैं पादप बोलती तो पादप पे मैं क्या बनाती, ये पादप नहीं है अभी फिलहाल, ये सारी सेल का समग्र रूप है, अपने में नहीं पाया जाता। ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यहाँ पे वैक्यूल्स होती है, स्टोरेज करती है। अगर प्लांट्स में है ना ये वैक्यूल्स, तो ये फूड का स्टोरेज करेगी, वाटर का स्टोरेज करेगी, ऑयल का स्टोरेज करेगी। किसके लिए बनी है, स्टोरेज के लिए। और क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम देख लिया। राइबोसोम में एक खास बात है कि इसकी कोई झिल्ली नहीं होती, इसकी कोई परत नहीं होती। देखो इसकी परतें हैं, द्विपरती हैं, इसकी परतें हैं, इसकी सिंगल परत है, इसकी परत है, सबकी परत है। इसकी भी झिल्ली है, केंद्र की भी झिल्ली होती है, बट इसके पास कोई झिल्ली नहीं होती। तो ये हो गया ओवरऑल एक अवलोकन बता दिया, एक ओवरव्यू बता दिया कि कोशिका में ये पाया जाता है। ये देखो कुछ स्ट्रक्चर देख लो, देखो 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 तुरंत प्रभाव से देखो। आरबीसी, इसकी स्ट्रक्चर देख लो, गोल है। डब्ल्यूबीसी, इसकी स्ट्रक्चर देखो, कोई निश्चित नहीं है फॉर्म। इसकी स्ट्रक्चर देख लो, एकदम स्तंभाकार। और ये देखो स्टार जैसी, ये देखो न्यूरॉन शाखित। यहाँ पे इसको देखो, वहीं का है। ये किस में पाई जा रही है, ये प्लांट में है, ये प्लांट में है।
ये देखो मध्योतिकी, ये देखो गोल एकदम, ये मेसोफिल है। यहाँ पे हरा हरा क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। मतलब आप समझ गए ना ये किसका व्यू है, ये लीफ का व्यू है। ठीक है गाइस, अच्छा ये मैंने क्लियर कर दिया कि राइबोसोम के पास झिल्ली नहीं होती। अब देखो ये जो पैमाने दिए गए हैं ना, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। फिर उससे बड़ी एक रेटिंग दे रखी है बैक्टीरिया को इतनी, फिर इतनी। बेटा ये अरेंज दी ऑर्डर या मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं कि भाई एक तरफ वो लिख देंगे साइज, एक तरफ वो लिख देंगे साइज और दूसरी तरफ लिख देंगे मिक्स करके नाम, कि भाई सब बताओ किसकी है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लो। ये तो मैं 3 ही लिखा है, और भी आ सकता है, और भी आ सकता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लो तो कैसे करोगे बैठ के, अभी पढ़ा होगा तभी तो कर पाओगे। इस तरह से भी आ सकता है कि ये दे नहीं रखी हो, मान लो ये ना दे रखी हो, सिर्फ ये देख बोल दे कि साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, इनको अरेंज करो। तो कैसे अरेंज करोगे, और भी आ सकते एग्जाम्पल, 4-5 और ऐड कर देंगे वो लोग, कोई वायरस ऐड कर देंगे, कुछ भी ऐड कर देंगे आगे। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन बता रही हूँ नीट के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ तो साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करवाएंगे आपसे, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा लेंगे आपको, मैच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर साइज के अकॉर्डिंग अरेंज। देखो मैं क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, अंडर एस्टिमेट मत करना इसको। अभी समझ में नहीं आई कि इम्पोर्टेंस, ये समझ लो जो आप पढ़ के नहीं जाओगे ना एग्जाम में वही आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपको क्या नहीं आता, आपने क्या नहीं पढ़ी, एग्जामिनर को पता है। नेक्स्ट, चलो प्रोकैरियोटिक सेल्स शुरू कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, देखो यहाँ पे कुछ सेल्स बताई गई है प्रोकैरियोटिक्स की, जीवाणु, पीपीएलओ, विषाणु। देखो एक एक ये भी दे देगा विषाणु, यहाँ पे कर देगा अरेंज दी ऑर्डर। क्यों भाई, एनसीईआरटी ने क्या है कि दे रखे हैं ये मेजरमेंट्स, तो वो डंकी की चोट पे पूछेगा, वो भाई पूछेगा, अरेंज द ऑर्डर करवा लेगा या मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा लेगा, साइज दे देगा। एक तरफ में बोर्ड भी क्वेश्चन आएगा, और बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत बेसिक है, लोग स्किप कर देते हैं कि हाँ आज इस बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया, और 10 साल से आ ही नहीं रहा है, फिर आएगा, फिर अचानक से बम फोड़ेगा ये। जब तक ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना चीज़, तब तक ये ऐसा होता है। जिस दिन ये आ गया ना, जिस दिन ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन, फिर सब एजुकेटर पढ़ाएंगे आपको, अरे देखो देखो देखो, इससे सब पहले ही पढ़ लो, मैं बता रही हूँ ना इधर आपको। सबसे छोटी कौन सी है, पीपीएलओ है। चलो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, ओके, एल्गी, ठीक है, पीपीएलओ, सॉरी माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया, समजीव। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक से बहुत छोटे होते हैं, ओके जी, काफ़ी तेज विभाजित होते हैं, बिल्कुल। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है, बिल्कुल। देखो किसी का दंडाकार, किसी का गोलाकार, किसी का सर्पिल लाइक, ठीक है गाइस। देखो बोले कि आपने जंतु की सेल को, या फिर इसे कह लो पादप की सेल को तो बहुत बड़े से बता दिया, झिल्ली विल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी होता है, पेरोक्सिसोम होता है, सब कुछ है। अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में तो बताया ही नहीं। वो बोला कि देखो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी एक कोशिकी जीव है, और इसके पास फुल्ली कवर्ड मेम्ब्रेन भी नहीं है, मेम्ब्रेन भी नहीं है, ना डीएनए है ढंग का। अपना डीएनए तो इस तरह से है, पूरा फुल्ली फॉर्म, ये गोले में है बेचारा इनका डीएनए, ये इनका डीएनए गोले में है, इनके पास है ही नहीं। हाँ इनके पास राइबोसोम है, इनके पास राइबोसोम है। मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक जो है और जो यूकैरियोटिक सेल है, दे आर डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक के पास क्या, ये प्राइमरी लोब के जीव है, ये प्राइमरी है, इनके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना सेल ऑर्गेनल है, सिर्फ राइबोसोम है। और अगर केंद्रक भी है तो केंद्रक भी ढंग का नहीं है, तभी तो उनको प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप के हैं, नो न्यूक्लियस।
नो न्यूक्लियस, स्पष्ट नहीं है, बस एक गोला गोला सा दे रखा है, उसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल है, बस इतना सही है। बस ये गोला गोला सा है ना, बस ये जेनेटिक मटेरियल है। इनके पास सीलिया पाई जाती है, फ्लैजिला। बोला हाँ। बोले किसके लिए, ये किसके लिए, अपने पास तो नहीं है। बोले अपनी बॉडी में भी होती है कोई कोई सेल के पास, चिंता मत करो, अपनी बॉडी में भी होती है ये चीज़, बट ये होता है मूवमेंट के लिए। बोले अपने पास भी है, चिंता मत करो। वो जो फीमेल की ओवरी होती है ना, जो फीमेल की ओवरी होती है उसके अंदर होते हैं, वो एग को मूवमेंट करवाते हैं इधर। क्लियर गाइस, वेरी क्लियर। और पूछे कि और क्या ऐसा जो उसमें नहीं है। बोला कि किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, और भाई किसी भी तरीके का डीएनए भी नहीं है। राइबोसोम है, न्यूक्लियस इतना अच्छा नहीं है, साइटोप्लाज्म भी है, डीएनए में ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल भी कुछ खास नहीं है, सीलिया है, फ्लैजिला है। ठीक है गाइस, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कुछ विशेषताएं होगी। देखो ये यहाँ पे बना रखी है, देखो मैं इरेज कर दूँ एक बार। प्रोकैरियोटिक सेल, ये पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल है, जीवाणु, पीपीएलओ विषाणु, और ये अपना जंतु का है। अपने पास सब कुछ है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अपन ग्राम स्टेनिंग के लिए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राम स्टेनिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थोड़ा सा और बताया जाएगा आगे आपको, ठीक है। फिर राइबोसोम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।